हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो डेविस का मॉडल है जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो लैंड फॉर्म्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है, तो उसके बारे में चर्चा की थी। और आज का जो वीडियो है वो है पेंक के बारे में, यानी उसी सीरीज़ में ये जो पेंक ने डेविस के सिद्धांत को गलत बता के या डेविस का जो सिद्धांत है उससे जो अलग बातें की थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि पेंक का जो भूआकृतिक सिद्धांत का मॉडल है या पेंक का जो मॉडल है लैंड फॉर्म डेवलपमेंट के ऊपर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह से देखिए, जो पेंक हैं उन्होंने जो डेविस का मॉडल है जो कि समय के आधार पे था या कह लीजिए समय आधारित था, जिसके माध्यम से डेविस ने बताया था कि लैंड फॉर्म का डेवलपमेंट किस तरह से होता है या जो भू आकृतियाँ हैं उनका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, तो उसको पेंक ने रिजेक्ट कर दिया और उसकी जगह पे एक अपना मॉडल रखा है जिसे हम कह सकते हैं कि पेंक का जो मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम है या भू आकृतिक तंत्र है। और इस भू आकृतिक तंत्र के माध्यम से जो हमारे पेंक हैं इन्होंने बताया कि जो लैंडस्केप है इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी कि भू आकृतियों का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, लैंडफॉर्म किस चीज़ का परिणाम है, यानी कि कोई जो भू आकृति होती है जैसे पहाड़ है या फिर हम लोग जो मैदान देखते हैं, ये किस चीज़ का परिणाम है। तो ये परिणाम है इंटेंसिटी ऑफ इंडोजेनेटिक प्रोसेस और जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मटेरियल्स बाय एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। तो सिंपली इसका मतलब हुआ कि जो एंडोजेनेटिक प्रोसेस होते हैं जैसे कि भूकंप आना हुआ या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स हुई, यानी कि जो पृथ्वी के नीचे की जो प्लेट्स हैं उनमें जो मूवमेंट हुआ करता है, तो उसकी वजह से आप देखते हैं कि कहीं पे पहाड़ बन जाता है, कहीं पे गड्ढा बन जाता है। फिर जो हमारे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं वो क्या करते हैं, ये जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस ने एक कह लीजिए गैप उत्पन्न कर दिया है या फिर एक जो तंत्र था उसमें जो बिगाड़ उत्पन्न कर दिया है, तो उसको भरने के लिए, यानी कि अगर पहाड़ बन गए तो उसे फिर से समतल करने के लिए, अगर गड्ढा बन गया है तो उसे फिर से भर देने के लिए जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं वो काम करने लगते हैं। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में हो गया जैसे कि जो रिवर्स हैं, यानी कि जो वाटर है वो इरोजन करने लगेगा, विंड इरोजन करने लगेगी। तो जो पेंक का लैंडफॉर्म डेवलपमेंट या भूआकृतिक विकास का जो मॉडल है उसको हम कह सकते हैं कि ये जो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस होते हैं और जो इरोजनल प्रोसेस होते हैं इनके बीच का जो रेशियो होता है उसका परिणाम है या उसको व्यक्त करता है। तो इस चीज़ को अभी देखिए आप आगे और अच्छे से समझ जाएंगे, यहाँ पे शॉर्ट में समझ लेते हैं। अब देखिए, इंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से यानी प्लेट टेक्टोनिक की वजह से मान लीजिए ये एक पर्वत का यहाँ पे निर्माण हो गया। अब जो रिवर है वो इसका पर्वत का इरोजन करने लगी, यानी बहुत तेजी से इसको काटने लगी। तो देखिए, अगर ये जो पर्वत का उत्थान है, अपलिफ्टमेंट है, ये ज़्यादा तेजी से हो रहा है, यानी कि हर रोज़ मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, यानी कि हर रोज़ इसमें वृद्धि हो रही है। लेकिन जो रिवर है वो धीरे से इसे काट पा रही है, यानी रोज़ रिवर जो है इसको केवल आधा सेंटीमीटर तक ही काट पाती है, आधा सेंटीमीटर गहराई तक ही। तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि ये अपलिफ्टमेंट तेज़ी से हो रहा है तो इसलिए पर्वत लगातार ऊपर उठता रहेगा। और उसी जगह पे देखिए, मान लीजिए अपलिफ्टमेंट धीरे हो रहा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर की जगह मान लीजिए आधा सेंटीमीटर की दर से हो रहा है, या फिर कुछ समय तक हुआ इसके बाद अब इसमें उत्थान हो ही नहीं रहा है। पर जो हमारी रिवर है वो इरोजन बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर रही है, यानी कि मान लीजिए रिवर जो है रोज 2 सेंटीमीटर गहराई तक जो है इस पर्वत को काट देती है। तो ऐसे में क्या होगा, ये धीरे धीरे जो पर्वत है या जो ये अपलिफ्टमेंट हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। तो यानी कि जो देखिए रिवर की बात कर रहे हैं ये हो गया इरोजनल प्रोसेस, क्योंकि रिवर क्या है, एक्सोजेनेटिक फोर्स का इस्तेमाल कर रही है, एक तरह से इरोजन का इस्तेमाल कर रही है, अपर्दन का इस्तेमाल कर रही है और इस तरह से पर्वत को काट रही है। और जो अपलिफ्टमेंट है वो किसका उदाहरण हो गया, इंडोजेनेटिक प्रोसेस का, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ये ऊपर उठ रहा है। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा, अगर एंडोजेनेटिक फोर्स ज़्यादा है या इरोजनल प्रोसेस ज़्यादा यानी कि एक्सोजेनेटिक फोर्स ज़्यादा है, तो उसी अनुपात में अपलिफ्टमेंट होगा, उसी अनुपात में लैंडफॉर्म बनेगा। यानी कि अगर देखिए इरोजन ज़्यादा हो रहा है तो मैदान बन जाएगा, वहीं पे अपलिफ्टमेंट ज़्यादा हो रहा है तो पर्वत लगातार ऊपर उठता रहेगा। तो इसीलिए कहा गया इन दोनों के बीच जो रेशियो होगा, इंडोजेनेटिक प्रोसेस और एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, उसी के आधार पे जो पेंक का लैंडफॉर्म है वो डेवलप होता है। देखिए, आगे पढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं, कई सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि हिंदी में जो टेक्स्ट है उसका इस्तेमाल किया जाए। तो देखिए, जनरली मैं हिंदी टेक्स्ट को ही प्रेफरेंस देता हूं जिससे कि सभी को समझ आ सके, लेकिन कुछ थ्योरीज ऐसी होती हैं जिनमें अगर हमने हिंदी टेक्स्ट का इस्तेमाल किया तो फिर उन्हें समझना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। देखिए, लिखने की बात और होती है और समझते टाइम जो वर्ड्स का इस्तेमाल होता है वो बहुत ही एक तरह से जो हमारे डेली यूज़ में आने वाले वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए। पर जो हिंदी में जो बुकिश लैंग्वेज होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, तो इस चक्कर में उसका आप एग्ज़ाम में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन समझने में यहाँ पे ये अच्छा है कि मैं इंग्लिश टेक्स्ट को लिख लूँ और फिर उसे जो अपनी भाषा है उसमें बताऊँ। तो इससे जो इंग्लिश वाले हैं उन्हें भी समझ में आता है और जो हिंदी वाले हैं उनको भी एक सामान्य जो भाषा है वो अच्छे से समझ में आती है। तो चलिए देखिए आगे देखते हैं। तो देखिए, डेविस ने क्या किया था कि यूथ, मैच्योरिटी और ओल्ड स्टेजेस, इसमें एक लैंडफॉर्म को बांटा था कि जब एक लैंडफॉर्म यूथ स्टेज में होता है तो किस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है, फिर मैच्योरिटी की स्टेज में कैसे होता है और ओल्ड स्टेज में कैसे होता है।
तो जो हमारे पेंक हैं उन्होंने इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, इसकी जगह पे उन्होंने कुछ अलग शब्दावलियों का इस्तेमाल किया है और इनका नाम याद रखना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो देखिए जो पहली स्टेज है पेंक की, उसको आप कहेंगे आफ्स दी जिंडे इंट्विक लुंग। तो इसको आप बुक से देख के इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से याद कर लीजिए। तो इस आफ्स दी जिंडे इंट्विक लुंग का मतलब होता है कि तीव्र गति से विकास होता है इसमें लैंडफॉर्म का, यानी कि स्थल रूपों की तीव्र गति से विकास की प्रावस्था। उसके बाद देखिए जो दूसरी अवस्था होती है उसको कहते हैं ग्लीक फार्मिंग इक्विक लुंग। तो ये जो ग्लीक फार्मिंग इक्विक लुंग है तो इसका मतलब होता है समान विकास की प्रावस्था, यानी कि जो हमारा लैंडफॉर्म है उसका डेवलपमेंट अब एक यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है। तो अभी आगे ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। और आखिरी जो स्टेज होती है उसको कहते हैं आफ्स द जिंडे इक्विक लुंग। तो ये जो आखिरी स्टेज होती है इसको कहते हैं हम कि स्थल रूपों की घटती दर से विकास की प्रावस्था, यानी कि जो स्थल रूपों का विकास हो रहा था, जो लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट हो रहा था, अब उसमें एक तरह से उसकी दर घटने लगी है, एक तरह से वो फिर से अपनी पुरानी स्टेज में जाने लगे हैं। देखिए जब लैंडफॉर्म में कोई अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ, यानी कि देखिए हमें वहाँ से देखना होता है पहली स्टेज को जहाँ से अपलिफ्टमेंट हो जाता है, यानी कि जहाँ से कोई जो आप कह लीजिए मैदान है या जो कोई समतल है उसमें कोई प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वो ऊंचा उठ जाता है। तो वहाँ से हम जनरली पढ़ते हैं। तो इससे पहले की जो अवस्था यानी कि जबकि ये मैदान के रूप में था उसको जो पेंक है वो कहते हैं प्राइमा रंप। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये सारे वर्ड्स जो हैं पूछ दिए जाते हैं, हो सकता है पूछ दिया जाए डायरेक्टली कि प्राइमा रंप लिख दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाए। तो याद रखिए कि ये पेंक का वर्ड है, तुरंत आप पूरा आंसर दे के चले आएंगे। देखिए डेविस क्या कहते थे कि जो एक लैंडस्केप है या जो एक भू आकृति है वो स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम का परिणाम होता है, यानी कि स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम, इसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। इसकी जगह पे देखिए पेंक क्या मानते हैं कि जो एक लैंडस्केप है, एक जो भू आकृति है, वो किसका परिणाम होता है? रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट का, यानी कि जितना उत्थान हुआ है उसका, और रेट ऑफ डिग्रेडेशन का, यानी कि जितना अपर्दन हुआ है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है कि कुछ रिवर्स वगैरह होंगी जो इसको अपर्दित करेंगी, काटने का प्रयास करेंगी, तो वो हो गया रेट ऑफ डिग्रेडेशन। और रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट हो गया, यानी कि जो प्लेट टेक्टोनिक वगैरह की वजह से ये लगातार ऊपर उठता जा रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वही उसी के अनुरूप भू आकृति का निर्माण होगा। तो अब देखिए पेंक की जो अलग अलग स्टेजेस हैं, पहले हम लोग उन्हीं की बात करते हैं सीधे, जिससे कि पूरा मॉडल हम लोगों को क्लियर हो जाए। तो देखिए पहली स्टेज जिसे हमने देखा उसे कहते हैं आफ्स दी जिंडे इंट्विक लुंग। तो इस स्टेज में देखिए क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज है और हमें ये ध्यान रखना है कि पेंक का जो पूरा मॉडल है ये रेशियो पे चलेगा, यानी कि किस दर से उत्थान हो रहा है, किस दर से अपलिफ्टमेंट हो रहा है और किस दर से इरोजन या फिर अपर्दन हो रहा है। तो देखिए पहली स्टेज में क्या दिखाई देता है कि जो लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट हो रहा है वो पहले तो धीरे धीरे उत्थान होता है, यानी कि पहले जो अपलिफ्टमेंट है धीरे धीरे होता है, लेकिन धीरे धीरे इसमें गति आने लगती है, यानी तेज गति से इसका उत्थान होने लगता है। तो ऐसे समझिए एक पर्वत है, वो पहले धीरे धीरे गति से उसका उत्थान हो रहा था, अपलिफ्टमेंट हो रहा था, फिर उसके जो उत्थान है उसमें काफ़ी तेजी आ गई, यानी काफ़ी तेजी से वो ऊपर उठ गया। अब देखिए इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ऊपर उठा है तो यहाँ से निकलने वाली, इस पर्वत से निकलने वाली जो रिवर होंगी या इस लैंडफॉर्म से निकलने वाली जो रिवर वगैरह होंगी, तो उनका जो एक तरह से कह लीजिए कि जो उनकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि जितना तेज़ ढाल होगा उतनी ज़्यादा तेज़ी से उससे पानी फ्लो करेगा, ये तो हम लोग अपने घरों में भी देखते हैं। तो ऐसे में ये पर्वत क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर उठा है तो इसका ढाल देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। तो ऐसे में इससे निकलने वाली जो रिवर होंगी उनमें जो वेलोसिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी, उनकी गतिज ऊर्जा जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। और इसके साथ ही इनमें जो एक तरह से कह लीजिए जिसे हम लोग अवसाद कहते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से जो रिवर इस पर्वत का अपर्दन करेगी उसकी वजह से जो कंकड़ पत्थर वगैरह होंगे वो भी इसके साथ बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये अपर्दन कर रही होगी। लेकिन देखिए जो डेविस की स्टेज में होता है सेम वही प्रोसेस यहाँ भी होगा, बस उसके जो तरीके हैं, एक तरह से उसके जो रीज़न है वो अलग अलग हैं डेविस और पेंक के मॉडल में। अब देखिए अगर डेविस के मॉडल में पहली स्टेज में वी आकार की घाटी बनती है तो वो तो एक सच है, तो वो तो पेंक के मॉडल में भी वी आकार की घाटी बनेगी, क्योंकि शुरू में जब नदी अपर्दन करती है तो हम लोगों ने देखा है वी आकार की घाटी बनती है। लेकिन उसका जो रीज़न है वो डेविस अलग देते हैं, पेंक अलग देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि जो रिवर है इसकी क्योंकि स्पीड वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसके साथ ही इसके साथ जो अवसाद आ रहा था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से डाउन कटिंग करने लगेगी, या कह लीजिए अपर्दन करने लगेगी, या हिंदी में कह लीजिए घाटी गर्तन करने लगेगी, वैली को बहुत ज़्यादा डीप करने लगेगी। तो इस तरह से जो यानी कि कह लीजिए पर्वत पे ये रिवर्स बनाएगी या पर्वत को काटेगी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गहरी गहरी घाटियाँ बनेंगी जिसे हम कहते हैं वी आकार की घाटियाँ।
अब देखिए कुछ और चीज़ें पहली स्टेज की समझने वाली हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हम लोगों ने देखा कि जो फर्स्ट स्टेज है हमारी, यानी कि जो पहली स्टेज है, उसमें जो उत्थान होता है, जो अपलिफ्टमेंट होता है, पहले धीरे धीरे होता है, फिर काफ़ी तेज़ी से होता है। तो यानी कि ये देखिए, मान लीजिए कि जो पर्वत है जिसका अपलिफ्टमेंट हुआ है, जो आपका कह लीजिए लैंडफॉर्म है, वो ऐसे धीरे धीरे लगातार ऊपर उठता जा रहा है। यानी कि ये आप मान लीजिए कि ये लगातार ऊपर जा रहा है और इस हाइट तक मान लीजिए पहुँच गया है। तो लगातार देखिए इसमें अपलिफ्टमेंट हो रहा है और इससे जो बहने वाली रिवर है वो इसको एक तरह से अपर्दित कर रही है, यानी इसकी जो घाटियाँ हैं उसको गहरा कर रही है। हमने देखा वी शेप की जो वैलीज़ हैं उनका निर्माण कर रही है। तो ऐसे में देखिए क्या होगा, जो अपलिफ्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, यानी कि जो ये पर्वत का उत्थान हो रहा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, जो ढाल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो जो रिवर की इरोजन कैपेसिटी है वो भी लगातार बढ़ती जाएगी। लेकिन पहली स्टेज की खास बात आप ये याद रखिएगा कि अपलिफ्टमेंट का जो रेशियो होता है वो अपर्दन के रेशियो से, या कह लीजिए घाटी गर्तन के रेशियो से, या फिर जो रिवर इरोजन कर रही है उस रेशियो से ज़्यादा होता है। यानी अपलिफ्टमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है और उसकी अगर हम तुलना करें, जो होने वाला अपर्दन है, जो होने वाला इरोजन है, तो वो कम होता है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे फिर से कॉन्सेप्ट आता है एक बार एब्सोल्यूट हाइट और रिलेटिव हाइट का। तो एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ एब्सोल्यूट हाइट और रिलेटिव हाइट क्या है। तो देखिए एब्सोल्यूट हाइट का मतलब होता है, मान लीजिए ये एक धरातल है, अब यहाँ पे एक मान लीजिए 6 फीट का व्यक्ति खड़ा है, तो इस व्यक्ति की एब्सोल्यूट हाइट क्या है, बहुत ही आसानी से आप कह देंगे 6 फीट है। लेकिन मान लीजिए आप 2 फीट नीचे हो, ज़मीन से 2 फीट नीचे से आप मापें, तो यहाँ पे देखिए जो इस व्यक्ति की एब्सोल्यूट हाइट है वो तो 6 फीट ही रहेगी, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन क्योंकि आप इस पॉइंट से देख रहे हैं तो आपको जो रिलेटिव हाइट दिखेगी, यानी आपको दिखेगी, वो 8 फीट दिखेगी, यानी कि आपसे इसका जो सर होगा उसकी दूरी 8 फीट हो जाएगी। तो रिलेटिव हाइट ये हो गई, यानी जितनी गहराई से आप देख रहे हैं, या फिर अगर आप ऊंचाई से देख रहे होते, मान लीजिए 2 फीट ऊंचाई से देख रहे होते यहाँ से, तो इसकी आपके लिए रिलेटिव हाइट 4 ही फीट रह जाती, क्योंकि आप 2 फीट ऊपर खड़े होते। तो इस तरह से रिलेटिव हाइट और एब्सोल्यूट हाइट में अंतर है, यानी कि एब्सोल्यूट हाइट ये हो गई और रिलेटिव हाइट ये हो गई जितनी हम गहराई या ऊंचाई से देख रहे हैं। अब देखिए इसी बात को, ये जो हमने यहाँ पे देखी है, हम अपने इस लैंडफॉर्म पे अप्लाई करते हैं, यानी कि ये जो हमारा अपलिफ्टेड लैंडफॉर्म है, उत्थान हुआ वाला जो ये हमारा भू आकृति है, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो देखिए हम देख रहे हैं कि लगातार ये जो लैंडफॉर्म है वो ऊपर उठ रहा है और जो नदी है इसको काटने का प्रयास कर रही है, इसका अपर्दन करने का प्रयास कर रही है, या कह लीजिए लगातार अपर्दन कर रही है। लेकिन जो अपलिफ्टमेंट का रेशियो है वो अपर्दन के रेशियो से ज़्यादा है, यानी कि अपलिफ्टमेंट ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है और जो इरोजन हो रहा है वो उससे कम तेज़ी से हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि अपलिफ्टमेंट ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, ऐसे समझिए कि एक पेड़ है वो जितनी तेज़ी से ऊपर से काटा जाता है उससे दुगनी तेज़ी से बढ़ जाता है। तो पेड़ को काटने के बाद भी जो पेड़ की एब्सोल्यूट हाइट है वो लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप अगर मान लीजिए 1 मीटर पेड़ को काटते हैं और 2 मीटर पेड़ फिर से ऊपर बढ़ जाता है, तो ऐसे में जो पेड़ की हाइट है वो हर बार 1 मीटर बढ़ती ही जाएगी। तो इसलिए जो एब्सोल्यूट हाइट है इस लैंडफॉर्म की वो बढ़ेगी, क्योंकि जो अपर्दन हो रहा है वो अपलिफ्टमेंट से कम है। फिर देखिए इसके साथ ही क्या होगा, जो रिलेटिव हाइट है उसमें भी वृद्धि होगी। उसका रीज़न क्या है कि लगातार जो नदी की घाटियां हैं वो गहरी होती जा रही हैं। हमने देखा कि वी शेप की वैलीज़ बन रही हैं, और इन वी शेप की वैलीज़ के बनने का रीज़न क्या है कि जो रिवर है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, उसकी जो वेलोसिटी है या फिर जो ढाल है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है, क्योंकि ढाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो रिवर की जो काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी है, वो बढ़ गई है। और इस वजह से जो रिवर है वो बहुत गहराई तक अपर्दन कर रही है, इरोजन कर रही है, और इस वजह से वी शेप की वैलीज़ बन रही हैं। तो जब वी शेप की वैलीज़ बन रही हैं यानी कि हमारी गहराई में वृद्धि हो रही है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। तो अब अगर आप गहराई से इस ऊँचाई को देखेंगे, यानी कि पहले आप यहाँ से देख रहे थे, अब मान लीजिए ये वी शेप की वैली की वजह से आप यहाँ से देख रहे हैं, ये मैं बस बहुत रफ फिगर बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपको दिखाई पड़ेगा कि इसकी जो रिलेटिव हाइट है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में एब्सोल्यूट हाइट भी बढ़ेगी और रिलेटिव हाइट भी बढ़ेगी। अब देखिए बात करते हैं दूसरी स्टेज की पेंग के मॉडल में, जो कि है ग्लीक फार्मिंग इट्विक्लुंग। तो देखिए ये जो स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ऑफ लैंड फॉर्म्स की स्टेज। यानी कि जो लैंड फॉर्म्स हैं, जो आपके एक तरह से जो भू आकृतियाँ हैं, उनके समान रूप से विकास होता है, समान दर से विकास होता है, यूनिफॉर्म रेट से इनका डेवलपमेंट होता है। तो देखिए ये जो ग्लीक फार्मिंग इट्विक्लुंग की जो अवस्था है, इसको 3 फेज़ में डिवाइड किया गया, या कह लीजिए इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो फेज़ ए या जो सेकेंड के अंदर कह लीजिए जो सेकेंड ए फेज़ है, उसमें क्या होता है कि जो रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट है वो अभी भी बढ़ रहा है, यानी कि अभी भी जो अपलिफ्टमेंट है वो लगातार चल रहा है। तो लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज़ होगी
कि मान लीजिए पहले इस दर से पर्वत ऊपर उठ रहा था, तो अब इसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, यानी इस दर से मान लीजिए पर्वत ऊपर उठ रहा है, तो इन दोनों के बीच में थोड़ी सी कमी आ गई अब सेकेंड स्टेज में। उसी तरह से जो अपर्दन है, मान लीजिए कि पहले जो है थोड़ा सा कम तेज़ी से हो रहा था, मान लीजिए इस स्टेज पे अपर्दन हो रहा था, केवल इतना अपर्दन हो कि जो दर है मान लीजिए इतनी थी, तो वो थोड़ी सी बढ़ गई, यानी यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन देखिए अभी भी जो सेकेंड स्टेज का पहला भाग है, इसमें अभी भी जो अपलिफ्टमेंट हो रहा है, जो उत्थान हो रहा है, वो ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, और जो अपर्दन है वो कम तेज़ी से हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमने सेकेंड ए की बात की है, तो यहाँ पे आप देखिए जो अपलिफ्टमेंट है, जो उत्थान है, वो ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, और जो अपर्दन है वो उससे कम तेज़ी से हो रहा है। हालांकि पहले से इन दोनों में कमी आई है, लेकिन अभी भी जो उत्थान है वो ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। अब देखिए इसका परिणाम क्या होगा। तो पहली बात तो ये है कि मान लीजिए ये हमारा पर्वत है जो ऊपर उठ रहा है लगातार, तो ये पर्वत लगातार ऊपर तो उठता रहेगा, क्योंकि अभी भी इसकी जो ऊंचाई है उसमें वृद्धि हो रही है, भले ही पहले से कम हो रही है। और इसके साथ ही जो अपर्दन हो रहा था वो पहले से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अभी भी पर्वत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर उठ रहा है, यानी कि कह लीजिए नदी जितनी तेज़ी से इसे काट रही है उससे ज़्यादा तेज़ी से ये ऊपर उठ रहा है। तो अभी भी ये जो पर्वत है वो ऊपर उठता रहेगा, और जो रिवर है वो इसको गहरे तक काटती रहेगी, या इसका कह लीजिए इरोजन करती रहेगी। तो इसका देखिए ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, इसका एब्सोल्यूट हाइट और रिलेटिव हाइट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अब ये देख लेते हैं। तो देखिए जो इस लैंडफॉर्म की, यानी कि ये जो पर्वत का उत्थान हुआ है, तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट हो सकती है सेकेंड स्टेज में वो इसको प्राप्त हो जाती है, यानी कि एब्सोल्यूट हाइट अपने मैक्सिमम पे होती है, जो इसका सबसे ज़्यादा है। इसके बाद इसमें कमी आने लगेगी, और इसके साथ ही देखिए जो रिलेटिव हाइट है वो ना बढ़ती है ना कम होती है, यानी कि रिलेटिव हाइट इस सेकेंड स्टेज में स्थिर हो जाती है। तो ऐसा कैसे होता है? देखिए हमने देखा कि लगातार नदी जो है इस पर्वत को काट रही है, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है उसमें कमी करने की कोशिश कर रही है, और जो नदी है, जो रिवर है, वो अपनी घाटी को लगातार गहरा करने की कोशिश कर रही है। यानी कि मान लीजिए पहले यहाँ तक इसने गहरा किया था, तो अब इसकी कोशिश है यहाँ तक गहरी कर दे, फिर और गहरी कर दे। तो लगातार गहराई में जो है वृद्धि हो रही है और ऊंचाई जो है उसमें कमी हो रही है। तो ऐसे में क्या होता है, जितनी तेज़ी से ये ऊंचाई में कमी करती है, मान लीजिए यहाँ पे इतनी ऊंचाई में कमी की, उतना ही गहरा ये घाटी को यहाँ पे काट भी पाती है, यानी कि जितनी ये दूरी होगी उतनी दूरी यहाँ पे होगी। तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि कह लीजिए जिस रेशियो से, जिस दर से ये पहाड़ को नदी काट रही है, अपर्दन कर रही है पहाड़ का, उसी दर से, उसी रेशियो से ये अपनी घाटी का भी अपर्दन कर रही है, अपनी घाटी को भी काट रही है। तो अब जाहिर सी बात है, अब आप ऐसे समझिए, यहाँ पे आप खड़े हैं, ये एक मान लीजिए 6 फीट का मान लीजिए खंबा था आपके सामने, और आप यहाँ पे खड़े थे। अब मान लीजिए इस खंबे को काट के 5 फीट कर दिया गया, यानी कि यहाँ तक रह गया, और आप भी 1 फीट गहरे में चले गए। तो अब भी आपके लिए देखिए 5 फीट का खंबा और 1 फीट की गहराई, तो अब भी आपके लिए खंबा 6 फीट का होगा। फिर अगर आप 2 फीट गहराई में चले जाओ और इस खंबे को कर दिया जाए 4 फीट का, तो भी आपके लिए 6 फीट का होगा, क्योंकि आप 2 फीट गहराई में चले गए और खंबा रह गया 4 फीट का। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है, पहाड़ का जितना अपर्दन होता है, घाटी का उतना ही गर्तन होता है, कह लीजिए घाटी का उतना ही इरोजन होता है। तो उस वजह से जो आपकी रिलेटिव हाइट है वो स्थिर हो जाती है। अब देखिए बात करते हैं सेकंड बी की, यानी कि जो सेकंड स्टेज है इसके बी पार्ट की। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो एब्सोल्यूट हाइट है वो स्थिर हो जाती है, यानी कि ना घटती है ना बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितनी तेज़ी से ये जो कह लीजिए कि हमारा पहाड़ है, ये जितनी तेज़ी से ऊपर उठ रहा है उतनी तेज़ी से नदी से काट रही है। यानी कि मान लीजिए ऐसे मान लीजिए कि 1 साल में मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा, तो नदी ने 1 साल में इसे 1 ही सेंटीमीटर काट भी दिया, तो ये जहाँ पे था उतना ही रहा, यानी कि इसकी जो एब्सोल्यूट हाइट है ना बढ़ेगी ना घटेगी। और देखिए रिलेटिव हाइट के साथ भी वही होता है, ना घटेगी ना बढ़ेगी। सेम वही वाला रीज़न है जो अभी हम लोगों ने सेकेंड डे में देखा, कि जिस तेज़ी से ये पहाड़ को नदी काट रही है उसी तेज़ी से अपनी घाटी को भी काट रही है। तो सेकेंड ए स्टेज का जो कारण है वही यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एब्सोल्यूट हाइट है और जो रिलेटिव हाइट है दोनों ही एक स्थिर अवस्था में आ जाएंगी, यानी कि ना घटेंगी ना बढ़ेंगी। अब बात करते हैं फेज सी की, यानी कि कह लीजिए सेकेंड सी की। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो लैंडफॉर्म का, यानी कि जो भूमि का अपलिफ्टमेंट हो रहा था, उत्थान हो रहा था, जो लगातार हमारा पर्वत है वो जो ऊपर उठता जा रहा था, वो अब समाप्त हो जाता है, यानी कि अब उसका ऊपर उठना समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, जो एब्सोल्यूट रिलीफ है उसमें कमी आने लगेगी। क्यों? क्योंकि देखिए लगातार जब इसकी हाइट बढ़ रही थी और उसी दर से काट रही थी नदी, उसी दर से इसका अपर्दन कर रही थी, तो इसकी हाइट ना बढ़ रही थी ना घट रही थी। लेकिन अब जो रिवर है वो तो अपना काम रोकेगी नहीं, वो लगातार इसका अपर्दन करती रहेगी, लेकिन अब ये ऊपर नहीं उठ रहा है। तो
ऐसे में क्या होगा, पहले अगर ये इस हाइट तक था तो रिवर इसका अपर्दन करेगी और इसको यहाँ तक ले आएगी। इस तरह से जो इसकी हाइट है उसमें कमी आने लगेगी, यानी कि एब्सोल्यूट हाइट जो है वो कम होने लगेगी। अब देखिए फिर बात आती है कि रिलेटिव हाइट पे क्या असर पड़ेगा, जो रिलेटिव रिलीफ है इस पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए रिलेटिव रिलीफ जो है वो स्थिर रहेगी, यानी कि वो ना घटेगी ना बढ़ेगी। उसका रीज़न क्या है, देखिए वही रीज़न है कि मान लीजिए ये यहाँ तक पर्वत है, इसका जो इरोज़न हुआ उसके बाद ये यहाँ तक पहुँचा, यानी कि इस गहराई तक पहुँचा, या गहराई नहीं कहना चाहिए, इसकी हाइट में इतनी कमी आई। तो बहुत ही सिंपल कर लेते हैं, मान लीजिए ये 6 फीट का पर्वत था और इसकी जो अब हाइट है वो 5 फीट रह गई इस इरोज़न के बाद। और सेम वही चीज़ रिवर ने यहाँ पे भी की, यानी कि इसकी जो वैली है, मान लीजिए पहले 1 मीटर गहरी थी, जब ये 6 फीट का पर्वत था तो रिवर की जो वैली है वो 1 मीटर गहरी थी। तो यहाँ से देखने पे जो हमें रिलेटिव हाइट मिलती थी वो 7 मीटर मिलती थी, 6 मीटर प्लस 1 मीटर। अब जब ये 5 फीट का रह गया या 5 मीटर का रह गया तो रिवर की जो वैली है वो 2 मीटर की हो गई। तो ऐसे में क्या हुआ, अब भी जो रिलेटिव रिलीफ है, जो रिलेटिव हाइट है वो 7 ही मीटर रही, क्योंकि 5 मीटर और 2 मीटर की गहराई। तो यहाँ पर जो आपकी रिलेटिव रिलीफ है वो स्थिर रहती है और जो एब्सोल्यूट हाइट है, एब्सोल्यूट रिलीफ है, उसमें कमी आने लगती है। अब देखिए आखिरी या थर्ड स्टेज की बात करते हैं, जिसको कहते हैं आपसीजिंडे-इट्विकलुंग। तो ये जो स्टेज है इसको कहते हैं वैनिंग डेवलपमेंट ऑफ लैंडस्केप, या फिर कह लीजिए जो स्थल रूपों की घटती दर से विकास की प्रावस्था, यानी कि जो स्थल रूपों का विकास हो रहा था अब उसमें कमी आने लगी है, घटाव आने लगा है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि सबसे ज़्यादा इरोजन प्रोसेस चलेगा, यानी कि पहले देखिए उत्थान ज़्यादा हो रहा था सेकेंड स्टेज तक। अब क्या होगा कि हमने देखा सेकेंड स्टेज के लास्ट तक आते आते उत्थान खत्म हो गया, अपलिफ्टमेंट खत्म हो गया। अब जो इरोजनल प्रोसेस है, जो अपर्दन का प्रोसेस है, वो ज़्यादा तेज़ी से चलेगा। और किस तरह का इरोजनल प्रोसेस होगा, लेटरल इरोजन। तो पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा 2 तरह का अपर्दन होता है, एक लंबवत अपर्दन होता है, यानी कि कह लीजिए वर्टिकल इरोजन, और एक लेटरल इरोजन। तो सेकेंड स्टेज तक क्या चलता रहा, हम लोगों ने देखा कि घाटियाँ जो हैं, जो वैलीज़ हैं, वो लगातार डीप हो रही थी। तो यानी कि जो सेकेंड स्टेज तक है वो लगातार लंबवत अपर्दन चल रहा था, वर्टिकल इरोजन चल रहा था। लेकिन अब थर्ड स्टेज का स्टार्ट होते होते लेटरल इरोजन जो है काम करने लगेगा, यानी कि पार्श्वीय अपर्दन होने लगेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो घाटियाँ वो गहरी होने की जगह कह लीजिए चौड़ी होने लगेंगी, यानी कि पहले जो है लगातार वी शेप की घाटियाँ बन रही थी, अब ये घाटियाँ जो हैं इनकी चौड़ाई में वृद्धि होने लगेगी। और इसकी वजह से क्या होगा, जो घाटियों की गहराई में वृद्धि हो रही थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी, यानी कि अब घाटियाँ चौड़ी ज़्यादा होंगी और जो गहराई उनकी है उसकी गहराई में जो वृद्धि हो रही थी उसमें धीरे धीरे कमी आने लगेगी, क्योंकि वर्टिकल इरोजन कम हो गया है। तो इस तरह से अब देखते हैं कि थर्ड स्टेज में जो एब्सोल्यूट रिलीफ है और जो रिलेटिव रिलीफ है, यानी कि जो सापेक्ष ऊंचाई और निरपेक्ष ऊंचाई है, उनमें क्या होगा। तो देखिए दोनों में ही कमी आएगी और इसको समझना बहुत ही आसान है। देखिए एब्सोल्यूट हाइट जो है हमने देखा है कि वो सेकेंड स्टेज में ही बढ़ना कम हो गई थी, और जो थर्ड स्टेज है इसमें इरोजन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, यानी कि ये जो पर्वत है इसका अपर्दन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इसकी ऊँचाई में बहुत ज़्यादा तेज़ी से कमी आएगी, जो एब्सोल्यूट रिलीफ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम होने लगेगी। अब बात करते हैं देखिए रिलेटिव रिलीफ की। देखिए मान लीजिए ये हमारा तल था, ये हमारा पर्वत है, यानी कि इस ऊंचाई तक, और यहाँ तक हमारी नदी जो है घाटी को गहरा कर चुकी है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मान लीजिए 5 फीट का पर्वत है और 1 फीट की गहराई तक जो रिवर है इसने गहराई तक काटा है, यानी कि इरोजन किया है। तो इसकी देखिए रिलेटिव रिलीफ कितनी हो गई, 6 फीट हो गई, यानी इस गहराई से। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, बहुत तेज़ी से जो पर्वत है इसकी जो ऊँचाई है इसमें कमी आ रही है, यानी कि 5 फीट से मान लीजिए ये रह गई सीधे 3 फीट, यानी कि इसकी 2 फीट ऊँचाई में कमी आ गई। अब पर्वत केवल 3 फीट का है, लेकिन जो रिवर है इसने जो इरोजन किया वो केवल 1.5 फीट तक ही कर पाई, यानी कि वह पहले 1 फीट तक इसने इरोजन किया था यहाँ तक। अब जो इसका नया इरोजन है वो केवल 1.5 फीट तक ही हो गया, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी देखा है कि जो लंबवत अपर्दन है उसमें कमी आती है और पार्श्वीय अपर्दन बढ़ता है, यानी कि जो वैलीज़ की डीपनिंग की प्रक्रिया है, जो घाटियाँ गहरी हो रही थी उसकी जो प्रक्रिया है उसमें कमी आ गई है। तो अब घाटियाँ कम गहराई तक गहरी हो रही हैं। तो अब देखिए इसकी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी। पहले देखिए ये 6 फीट ऊंचा था पर्वत यहाँ तक, यानी कि और 5 फीट ऊंचा था ये पर्वत हमारा, और गहरा था 1 फीट गहराई तक घाटी पहुंची थी। तो टोटल इसकी ऊंचाई हो जाती थी 6 फीट। अब क्या है, ये केवल 3 फीट ऊंचा रह गया है पर्वत, यानी कि इसका इरोजन हो गया है, और 1.5 फीट की हमारी घाटी है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो मिलेगा 4.5 फीट, यानी कि जो रिलेटिव रिलीफ है वो पहले से कम हो गई। पहले रिलेटिव रिलीफ कितनी थी, 6 फीट थी, अब वो रह गई 4.5 फीट। तो इस तरह से जो हमारी एब्सोल्यूट हाइट है, एब्सोल्यूट रिलीफ है और जो रिलेटिव रिलीफ है, दोनों में ही कमी आने लगेगी।
फिर देखिए नाउ द वैली साइड स्लोप कंसिस्ट ऑफ 2 सेगमेंट, यानी कि जो देखिए हमारी घाटियां हैं उनका जो स्लोप होता है, जो उनका ढाल होता है, उसके 2 सेगमेंट होते हैं। तो इसको थोड़ा सा फिगर में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने फिगर पूरा इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि जो पेंग का मॉडल है इसमें फिगर को हम लोगों को उतना ध्यान में नहीं रखना है। आप बस बुक से उसको याद कर लीजिए और बना के चले आइए। यहाँ पर मैं थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये जो हमारी थर्ड स्टेज है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इस थर्ड स्टेज में जो हमारा स्लोप बनता है, जो वैलीज़ हैं हमारी, उनका जो स्लोप बनता है उसके 2 भाग होते हैं। तो पहले भाग को कहते हैं बास चुनजेन, या फिर इसको कहते हैं गुरुत्व ढाल या फिर ग्रेविटी स्लोप, क्योंकि ग्रेविटी के कारण ये जो स्लोप है बना हुआ है। और दूसरा जो होता है भाग उसको कहते हैं हाल्डेनहेग या फिर वाश ढाल। तो देखिए ये जो हमारा बांस चुनजेन है या फिर जिसे हम गुरुत्व ढाल कर रहे हैं यानी कि ग्रेविटी स्लोप कर रहे हैं, इस ग्रेविटी स्लोप से यानी कि इस वाले स्लोप से जो अवसाद है वो खिसक कर लगातार हाल्डेनहेग में जाता रहता है। यानी कि ये जो नीचे मैदान सा आपको दिख रहा है, ये जो खाई सी दिख रही है हाल्डेनहेग, इसमें जाता रहता है। तो गुरुत्व ढाल से जो मलबा है, या फिर मलबा नहीं कहना चाहिए, कह लीजिए जो अवसाद है, वो खिसक कर यहाँ पर जाता रहता है हाल्डेनहेग में। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जैसा देख रहे हैं कि ये जो हमारा गुरुत्व ढाल है और जो हमारा हाल्डेनहेग है या फिर वाश ढाल है, इन दोनों के बीच में बहुत ही शार्प एक निक बन रहा है, या फिर कह लीजिए कि बहुत ही शार्प कोना जैसा बन रहा है। और देखिए हम लोग जानते हैं कि ये जो स्लोप होते हैं इनका लगातार निवर्तन होता रहता है, कह लीजिए स्लोप रिप्लेसमेंट होता रहता है लगातार। तो ऐसे में क्या होगा, ये स्लोप भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा और धीरे धीरे जो आगे की आकृतियाँ होंगी उसमें हमको मिलेगा इंसेलबर्ग। यानी कि अभी देखिए ये आपको काफ़ी ऊंचाई तक दिख रहा है, रुकिए इसे क्लियर करता हूँ। तो अभी देखिए ये आपको काफ़ी ऊंचाई तक दिख रहा है, यानी कि ये स्लोप जो है बहुत ही शार्प है। धीरे धीरे ये जो स्लोप है ये भी समाप्त होने लगेगा और ये इस तरह की आकृति बनेगी। तो इसे हम कहेंगे इंसेलबर्ग, यानी कि एक इसका कह लीजिए छोटा सा भाग है, इसके अपर्दन के बाद जो बचा हुआ है वो इंसेलबर्ग है स्लोप रिप्लेसमेंट के बाद। तो इस तरह से देखिए जो हमारा ग्रेविटी स्लोप है इसका जब रिप्लेसमेंट हुआ तो हमको, या फिर इसका जब निवर्तन हुआ तो हमको क्या मिला, इंसेलबर्ग मिला। लेकिन ये इंसेलबर्ग भी स्थायी नहीं है, इसका भी लगातार एक तरह से कह लीजिए अपर्दन होता रहेगा, ये भी समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पे जो हम हाल्डेनहेग देख रहे थे वही केवल बचेगा, यानी कि बड़े बड़े कह लीजिए बड़ा सा एक हाल्डेनहेग बचेगा। ये जर्मन भाषा है तो जर्मन भाषा में हम लोग समझ रहे हैं। तो जो जिसे डेविस ने देखिए पेनीप्लेन कहा था, डेविस ने संप्राय मैदान कहा था ना, उसी को जो पेंक है वो हाल्डेनहेग कहते हैं। तो आखिरी में इंसेलबर्ग भी समाप्त हो जाते हैं और हाल्डेनहेग बचते हैं। तो इस तरह से देखिए ये जो पेंक का पूरा मॉडल है मैंने आपको समझाया। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।